तुम देख रखा है। चलिए ओके, कीप क्वाइट नाउ। चलिए गर्ल्स सुनिएगा, पीछे क्लास स्टार्ट हो गई है। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सेम इज गोइंग ऑन। आपको लास्ट क्लास में मैंने पीरियड नंबर निकालना, ब्लॉक निकालना, ग्रुप नंबर निकालना, सब चीजें सिखा दी। ठीक है, तो भी इसके ऊपर डाउट आप ले आइएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम देख लेंगे। ये सब डिस्कशन हमारा लास्ट टाइम हो गया। अब देखो आज की थ्योरी हमारी क्या है। अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज नाउ इज कॉल्ड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। नोट करें टॉपिक नेम, दैट इज कॉल्ड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं ना आईयूपीएससी नामकरण। ध्यान दीजिएगा, नोट करिए टॉपिक नेम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। अब आपको सिखाते हैं आईयूपीएससी नेमिंग कैसे की जाती है, एक एलिमेंट की आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, उसका आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन चल। देखिए पहले एक बात पर डिस्कशन करते हैं कि आईयूपीएससी नेमिंग की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों हमें ऐसे नेमिंग करनी पड़ती है, फिर क्यों कैसे करते हैं, वो सब देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको आईयूपीएससी के बारे में पता होगा, आईयूपीएससी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। देखो जितने भी समझो केमिस्ट्री के बड़े बड़े, एक तरह से समझो आप टीचर्स हैं लाइक, उनकी एक एक यूनियन है, इसको आईयूपीएससी बोलते हैं। आईयूपीएससी ये यूनियन डिसाइड करती है कि हमें क्या स्टेप लेना है और क्या स्टेप नहीं लेना। मान लो आपने कुछ डिस्कवर एक्सेप्ट करी, तो आप ना आईयूपीएससी को भेज दीजिए, आईयूपीएससी से वर्क करती है और फिर आगे उसको जजमेंट कर। अब सुनिएगा ध्यान से। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो आईयूपीएससी है ना, उसमें आपको ना दो तरह के केमिस्ट मिलेंगे। देखो आपको पता होगा हमारे पूरे वर्ल्ड के बारे में, हमारे वर्ल्ड में दो तरह की कंट्रीज हैं। एक कंट्रीज तो ऐसी हैं जो प्रो यूएस है, जो यूएसए के साथ, एक है प्रो रशिया। आपको पता हो शायद, जैसा आजकल वार चल रही है, इसराइल वर्सेस ईरान या लेबनान, कुछ भी कह दो आप। आपको पता है ये जो वार है ना, बेसिकली कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? ये प्रो यूएस कंट्री है, इसको सारे वेपन यूएसए से मिल रहे हैं। जो यूएसए चाहता है वो इसराइल करता है, दिस फैक्ट। और जो लेबनान है, युवा ईरान है, ये प्रो रशिया है, इनके सपोर्ट में रशिया है। आपने देखा इसराइल अभी ईरान के ऊपर अटैक मारा, तो उसके पीछे रीजन है रशिया खड़ा हुआ है, तो उसको डर भी लगता है कि कुछ बात बढ़ ना जाए। चलो अलग बात रही। दो तरह की कंट्रीज हैं, एक प्रो यूएस, एक प्रो रशिया। अब क्या होता है, मान लो एक एलिमेंट डिस्कवर होता है, किसी ने एक एलिमेंट की खोज कर दी, और वो एलिमेंट ऐसा था, इसकी डिस्कवरी किसी प्रो यूएस कंट्री ने कर दी, प्रो यूएस कंट्री ने। अब पता क्या होता है, जब एलिमेंट डिस्कवर होता है ना, तो उसकी न्यूज ना लीक हो जाती है। वो न्यूज लीक हो जाती है, पता लगा वो न्यूज रशिया वालों के पास पहुंच गई। रशिया वाले बोल रहे हैं कि हमने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और वो कह रहे हैं हमने इसको डिस्कवर किया। यूएस वाले कह रहे हैं हमने इसको डिस्कवर किया, तो आपस में डिस्प्यूट हो जाता है। आईयूपीएससी बोलती है हम किसकी बात माने, नाम इसके अकॉर्डिंग रखें, ये नाम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो आईयूपीएससी बोल रही है आगे से हम ये पैटर्न फॉलो ही नहीं करेंगे, चाहे एलिमेंट को भी डिस्कवर करे, कोई भी कंट्री डिस्कवर करे, जो भी नाम होगा वो सिस्टम से होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट के नेम ऐसे हैं, जैसे एक एलिमेंट है कैलिफोर्नियम, इसे कैलिफोर्नियम बोलते हैं। और इसका नाम कैलिफोर्नियम क्यों रखा, ये कैलिफोर्निया से कनेक्टेड। आपको पता है यूएसए में एक प्लेस है उसे कैलिफोर्निया बोलते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी भी है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ, नाम लग दिया कैलिफोर्नियम। ऐसे रशिया वाले भी करते हैं। एक एलिमेंट है मेंडलिविनियम, मेंडलीफ की वजह से। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आईयूपीएससी के सामने, हम किसकी बात को माने। तो आईयूपीएससी बोल रही है आगे से हम किसी की बात को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे वो प्रो यूएस हो चाहे प्रो रशिया हो। अगर लड़ाई से बचना है, डिस्प्यूट से बचना है, तो हम आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे, नेमिंग। जो नामकरण करेंगे वो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, इसी को बोलते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। उसमें ना कोई कंफ्यूजन नहीं होता, उसमें कोई पार्शलिटी भी नहीं होती। तो ये थोड़ा थ्योरी मैंने बता दी, इसका कोई रोल तो है नहीं, इसको छोड़ो। अब आप सीखो कैसे नेमिंग करते हैं, सीधा उस पॉइंट पे आओ। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जब ये नेमिंग करते हैं ना, इस नेमिंग की शर्त क्या होती है, एटॉमिक नंबर ना, परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए, मोर देन 100। मोर देन 100 के लिए पैटर्न चलता है। अब देखो नेमिंग कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना। अब नेमिंग करने के कुछ रूल्स हैं, सीधा रूल पे आता है। चाहे कुछ डिजिट्स होती है ना हमारी ये, इन डिजिट्स के लिए अब आईयूपीसी ने कुछ नेम्स दिए हैं, उनको सीखना है हमें। जीरो के लिए आईयूपीसी में बोलते हैं निल, निल निल का मतलब इटसेल्फ जीरो होता है।
वन के लिए बोलते हैं अन, ये यूनी से बना है। टू के लिए बोलते हैं बाई, इसको बाई कहते हैं। थ्री का मतलब ट्राई, फोर का मतलब क्वेड, फाइव का मतलब पेंट, सिक्स के लिए बोलते हैं यहाँ पर हम लोग हेग्स, सेवन के लिए सेप्ट, सेप्ट कहते हैं यहाँ पे, ऑक्ट या हेप्ट नहीं कहते। एट के लिए ऑक्ट, और नाइन के लिए एन, ई डबल एन। ठीक है, ये जैसा फैक्ट है, नन भी नहीं बोलते हैं। ओके, देखो ये आपको याद करना पड़ेगा। जीरो के लिए नील बोलना, सुनिए सुनिए। वन के लिए अन बोलना, टू के लिए बाई, ये बाई है बी आई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वेड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेग्स, सेवन के लिए सेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, और नाइन के लिए एन। एक और बात, इनके सिंबल्स भी होते हैं। सिंबल, आप शॉर्ट में इसको एन कह दो, शॉर्ट में इसको यू बोल दो, बस फर्स्ट लेटर ले लो आप। जो फर्स्ट लेटर होता है वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि वो इसका शॉर्टकट है। ये मैंने इनके सिंबल ले लिए, ठीक है। जैसे भी किसी बच्चे ने कहा था ना यहाँ पे हैप्ट नहीं कहते, अब हैप्ट इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसका सिंबल एच पहले से यहाँ पर आ गया, तो हैप्ट से फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसके लिए सेप्ट बोला गया। ठीक है, तो ये एक अलग तरह से चलता है। अब सुनिए ध्यान से, देखो मैं आपको नेमिंग करके दिखाता हूँ। अब सपोज करो एक एलिमेंट का अटॉमिक नंबर 101 है, किसी ने कहा इसका नाम लिखकर दिखाओ, तो कैसे नाम लिखते हैं? वन के लिए क्या कहना है हमें? अन, तो अन कह देंगे। जीरो के लिए निल, समझ रहे हो आप? अननिल। फिर वन के लिए क्या कह देंगे? अन, समझ गया आप? तीनों डिजिट आ गई। और सफिक्स लगाना पड़ेगा ईएम, जो रह गया था ना आपसे, हर एक के नाम के लास्ट में आपको ईएम लगाना पड़ेगा, इसे कहते हैं सफिक्स। देखो सुन लो, ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी एलिमेंट का नाम लिखेंगे, सफिक्स आपको ईएम लगाना पड़ेगा। इसका नाम पता क्या हुआ? अन, निल, अनियम, ये इसका नेम हो गया। और इसका सिंबल बनाए, इसका फर्स्ट लेटर यू, इसका फर्स्ट लेटर एन, इसका फर्स्ट लेटर यू, यू एन यू। देखो ये इसका सिंबल हो गया यू एन यू, ये इसका सिंबल है यू एन यू। ठीक है, आगे समझ। ऐसे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 129 वाले का नाम लिखकर दिखाते हैं। वन के लिए क्या बोलना है? अन, टू के लिए बाई, और नाइन के लिए एन, और सफिक्स ईएम लगाना। ओके, अन बाई एन ईएम। इसका सिंबल बनेगा यूबीई, इसका सिंबल बनेगा यूबीई। फर्स्ट लेटर सबका लेना पड़ेगा। आई बात समझ? तो एक सिस्टम ये होता है नेमिंग करने का, इसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बोलते हैं, आईयूपीएसी नामकरण बोलते हैं। और ये पैटर्न तब लगाना जब एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है। मेरे को याद है लास्ट ईयर नीट में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, 119 वाले। उससे 2 साल पहले ही प्रॉब्लम आ चुकी है नीट के अंदर। तो इसकी ना प्रॉब्लम यूजुअल मिलती रहती है। नीट वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नेमिंग करना। लो इसको कॉपी करो, बस बोलो मत, चुपचाप इसको नोट करिए। ठीक है, किसी को बात नहीं करनी है, नोट कीजिए इसको फटाफट। इसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बोलते हैं, आईयूपीएसी नामकरण कहते हैं। तो एक एलिमेंट की आईयूपीएसी नेमिंग भी हो सकती है, उसमें फिर ना हमें कुछ याद रटना नहीं पड़ता कि इसका नाम ही है। अब कोई भी नंबर आ जाए, हम बड़े आराम से पता लगा लेंगे, रूल्स फॉलो करने हैं बस हमें। और लास्ट ईयर भी नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में आई थी प्रॉब्लम। मे भी इस साल आपको मिल जाए 25 में आपके टाइम में। और उससे 2 साल पहले ही प्रॉब्लम आई है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कहीं से भी छोड़ेंगे नहीं इसको, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, वी हैव डिस्कस। जैसे कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के भी आईयूपीएसी नेम होते हैं, दैट डिसाइडेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कर रहे हैं इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, चलिए इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, सो नोट कर लिया उम्मीद है। तो ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं था, आसान सा आर्टिकल था। ओके, गोइंग टू रब नाउ, फिनिश इट। नेक्स्ट आर्टिकल, देखो हेडिंग इज ऑफ द समरी ऑफ ब्लॉक्स। अब हम ना हर ब्लॉक के बारे में कुछ समरी करेंगे स्टडी।
शॉर्ट में कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे हर ब्लॉक के बारे में। आर्टिकल नाउ समरी ऑफ ब्लॉक्स, और इसमें फर्स्ट कैटेगरी शुरू होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द हेडिंग इज नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पहला हेडिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे अटेंशन पे करिए, गर्ल्स बात ना करके यहाँ पर देखो, बोलो मत तो स्टूडेंट। देखिए आपको पता होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, अब किसी को लिखना नहीं है, एक साथ कॉपी करेंगे। एलिमेंट्स हैविंग देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। देखिए सुनिएगा, जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आता है, एस सबशेल में आता है। एस ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा भी था, किसी को लिखना नहीं होगा। दूसरी की इंपॉर्टेंट चीज और है, इस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के दो ग्रुप से मिलकर बना होता है, दो वर्गों के मिलने से बना होता है। तो दो ग्रुप क्यों आते हैं, क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में दो पॉसिबिलिटी होती है, S1 S2। कौन कौन से ग्रुप है, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2, ये भी कॉमन सी बात है, इसलिए आपको इसमें दो ही ग्रुप मिलेंगे। ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, इनको शॉर्ट में एल्कली मेटल्स कहते हैं, अक्षार धातुएं। ग्रुप 2 का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग, एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, चलो आप पहले दोनों पॉइंट लिखिए फटाफट, पहले दो पॉइंट को लिखिए। एल्कली मेटल्स, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सबशेल में एंटर करता है, बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। एक एल्कली मेटल्स, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अक्षार धातुएं, अक्षारीय मृदा धातुएं। चलिए देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, ये बहुत काम का होता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। ओके बॉयज, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, देखिए अब सुनिएगा, ये जो एल्कली मेटल्स होती हैं ये वाली होती है, आपको ना किसी को नोट नहीं करना अभी, कोई इसको लिख के टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही होती है, जब एस ब्लॉक हम पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे। अब देखो मुझे एक चीज सिखानी है, ऐसा टेंशन पे करें। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसे इसके लास्ट में आता है 4s1 5s1 6s1 7s1। देखो मैं ऐसे कहना पड़ता है, इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, ns1, बस यहाँ पे n बदलता रहता है और हर एक के लास्ट में आना है s1 ही, एग्जैक्टली इनके साथ है। इनका पता जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2, इनके सबके लास्ट में 2 आता रहता है। बेरिलियम 1s2 2s2, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे कैल्शियम 4s2 5s2 चलता रहता है। अब दोनों को ना कंबाइन कर देते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसे कहते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ns1 to 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ns1 to 2, इसका मतलब 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं। किसी ने बोला कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है ns1 to 2। इसको अच्छे से समझ लो, ये बहुत काम आता है, एक साथ लिखेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट रहा रिगार्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चौथा पॉइंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अच्छा, आप में से किसी को पता है इन सब एलिमेंट्स में क्या कॉमन है, बट स्पेशल इन दैट, मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव सिर्फ मेटल्स ही भी नहीं है,
हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये सब हम एस ब्लॉक में देख लेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होती है। अब चाय, इन्हें कहते हैं पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपको पता हो थोड़ा सा ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, मेक आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड्स बनाती है। जो मेटल्स होती है ना, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाती है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है ना, तो आयनिक कंपाउंड ही बनते हैं। देखो, ये मैंने कुछ सिंपल सिंपल से पॉइंट लिखा दिए, आपको सबको टिप्स पे होने चाहिए। बाकी हम डिटेल पढ़ेंगे एस ब्लॉक में, वहां देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और लिख सकता हूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आती है, +1 आती है या +2 आती है। इनकी +1 आती है, इनकी +2 आती है। वैलेंसी की बात भी कर सकता हूँ, वैलेंसीज 1 और 2 होती है। तो ये सब चीजें जनरल है, और वैसे भी हम लोग एस ब्लॉक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस अभी आपको सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत काम की है। जल्दी से कॉपी करिए इसको, ठीक है। तो हमने एस ब्लॉक के बारे में एक समरी बना ली, ऐसे हर ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, नोट कर लो। ठीक है, तो मेरी सारी बातें क्लियर हो गई। जनरल कॉन्फ़िगरेशन सबसे मेन है, वो हमें पता होना चाहिए। बाकी सारी बातें वो डिटेल में आएंगी आगे ना, उसको रब कर रहे हैं। डन। एग्जैक्टली हम स्टडी करेंगे अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नोट करिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं बता दूं, फिर एक साथ लिखेंगे। चलो बच्चों, यहां पर देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या रहेगी। देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल। इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबशेल में आता है, पी कोश में आता है। ठीक है, एक साथ लिखते हैं, रिलैक्स। दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, कंसिस्ट ऑफ। बताओ कितने ग्रुप से मिलकर बना होता है, 6 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, 6 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, 6 ग्रुप ही। और ये 6 ग्रुप जो होते हैं वो 13 से लेके 18 तक होते हैं। ये 6 ग्रुप होते हैं, वेल नोन है। 6 होने के पीछे रीजन है, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आना। ठीक है, 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18। ये इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। इसे कार्बन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजेंस, और इन्हें कहते हैं नोबेल गैसेस। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 6 फैमिलीज होती हैं इसके अंदर। एक इंटरेस्टिंग बात है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा जनरल कॉन्फ़िगरेशन हर ब्लॉक का आपको टिप्स में होना चाहिए। देखो, जैसे ये बोरोन के लास्ट में आता है 2s2 2p1, इसका टॉमिक नंबर 5 है ना। इसके लास्ट में आता है 2s2 2p1, आगे आएगा 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, चलता रहेगा। इसके लास्ट में आता है 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, ये आता है 2s2 2p3, 3s2 3p3, ऐसे ही चलता है। देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2 NP 1 to 6 हो सकता है वो किसी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, ये तो मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। किसी फैमिली, जैसे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पूछ रही है, किस फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। अगर आपको नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप यहां से प्रिडिक्शन कर लोगे, NS2 NP 3। ऐसे ना, ये सब डिटेल पढ़ेंगे, जब पी ब्लॉक आएगा तो बहुत डिटेल में देखेंगे। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गया NS2 NP 1 to 6, कॉमन सेंस है, नथिंग स्पेशल। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ब्लॉक के अंदर एक कॉलम बताया गया है, इसके एलिमेंट मिक्स है, कंसिस्ट ऑफ
कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं, मेटलॉइड्स। ये इस ब्लॉक के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, तभी इसको स्टडी करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मिक्स एलिमेंट है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है। अच्छा, मेनली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, मेनली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ज्यादातर आपको सैसयोजी कंपाउंड मिलेंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स मेजोरिटी में है, तो मेनली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ये भी एक हमने छोटा पॉइंट बना लिया। और अभी सिर्फ हमारे लिए मैटर कर रहा है, अगर हम अच्छे से जनरल कॉन्फ़िगरेशन सीख लेना तो हम सेफ हो जाते हैं। ये बहुत आता है इनके बारे में। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपको भी क्लियर कर देते हैं। इस फैमिली को बोलते हैं हम लोग चैल्कोजेंस। इस फैमिली को चैल्कोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इनसे अयस्क बनते हैं। चैल्को का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री को चैल्कोजेंस से कैल्कोजेंस भी कह सकते हो एज वेल। अच्छा, इनको हेलोजेंस कहते हैं, यू नो वेरी वेल, ये हेलोजेंस है। हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ये सब आपको ना एमसीक्यूज मिलेंगे। और इस फैमिली का आजकल पता ही है आपको, स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं इसको? नोबेल गैसेस। ठीक है। और जब हम पी ब्लॉक में पूछेंगे ना, हर एक के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, थोरो पढ़ेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। और अभी तो सिर्फ हमें क्या करना है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन टेक्स्ट में होना चाहिए, कितने ग्रुप है ये पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। सब लोग से कॉपी। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा फास्ट है, वहीं से अपने स्टेप्स को। ठीक है, ये भी एक जनरल सा पॉइंट है, कुछ खास नहीं, ऑर्डिनरी वन। ये पी ब्लॉक की समरी बन गई, और वो डिटेल तो भी आगे आएगी आएगी। अभी तो बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में जनरल डिस्कशन हमने कर लिया। एस ब्लॉक में सारी मेटल्स थी, यहाँ पे मिक्स एलिमेंट्स है। ये इस ब्लॉक के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात है। पी ब्लॉक बहुत सरप्राइज होता है, क्योंकि सारे के सारे ना मतलब मिक्स एलिमेंट होते हैं, और बाकी ब्लॉक में तो सब मेटल्स ही। एस में, डी और एफ में सारे मेटल्स ही। ऑर्डनरी बिल्कुल, बस जनरल कॉन्फ़िगरेशन आए, वी आर सेफ। नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस। ठीक है बच्चों, बाकी डिटेल पढ़ेंगे तो वहां सीख जाएंगे, ऐसे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सभी नोट कर लिया उम्मीद है। ठीक, और सबके बारे में स्टडी कर लेंगे तो वहां डिटेल में पता लग जाएगा, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी सिर्फ हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ओके, कंक्लूड अप नाउ, डन। देखो एक इंटरेस्टिंग बात और, अगर वो खेले देखो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज करने वाली बात है। जो एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, देखो भी इनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझो, रियलाइज करना है। इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, नॉर्मल। जरा सब अटेंशन पे करना, देखो ये आपका एक एमसीक्यू बनता है कि केमिस्ट्री में नॉर्मल एलिमेंट्स कौन है। देखो एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जरा इस वर्ड को रियलाइज करना, नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? फिर नॉर्मल का हिंदी मीनिंग होता है सामान्य। देखो नॉर्मल क्यों बोला, इन एलिमेंट्स के बारे में एक स्पेशल चीज है, ये जब भी बॉन्डिंग करते हैं ना, ये हमेशा अपना आउटर मोस्ट शेल यूज करते हैं। आउटर मोस्ट शेल, आप कभी भी देखें ना, ये हमेशा आउटर मोस्ट शेल यूज करते हैं, कोई अंदर का शेल यूज नहीं करते।
ये सिर्फ आउटर मोस्ट करता है, और सिर्फ आउटर मोस्ट की वजह से केमिस्ट्री ने क्या बोलती है, तो नॉर्मल सी बात है, इसलिए नाम रखा नॉर्मल एलिमेंट्स। ये आपको ये सब चीजें सब में नहीं मिलेंगी। आप डी ब्लॉक में जाएंगे, वो आउटर मोस्ट भी यूज करेंगे, पेनल्टीमेट भी यूज कर लेंगे। एफ ब्लॉक में जाएंगे, आउटर मोस्ट भी कर लेंगे, पेनल्टीमेट भी कर लेंगे, एंटी पेनल्टीमेट भी, मतलब वहां पे केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। ये तो सबसे सिंपल एलिमेंट, बिकॉज दे यूज ओनली आउटर मोस्ट शेल। एक मिनट, हाँ सर आ रहा हूँ। सर मैं ही बदल दूंगा, क्योंकि मैंने किसी को दी नहीं लिस्ट, तो मैं करवा दूंगा। भी आ रहा हूँ। थोड़ा सा काम था, भी आ रहा हूँ बस। देखो, बिकॉज these elements these elements use their outermost shell only। दैट्स इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ अपना आउटर मोस्ट शेल यूज करते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट। तो सबसे बाहर वाला शेल यूज कर रहे हैं, इसलिए केमिस्ट्री ने क्या करी है, नॉर्मल एलिमेंट्स, सामान्य तत्व। ये सेंटेंस बिना लिख सकते हैं, ये काम आएगा जल्दी। these elements use their outermost shell only। सिर्फ आउटर मोस्ट को यूज करते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट, इसलिए केमिस्ट्री को नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहती है, बिकॉज सिर्फ आउटर मोस्ट यूज कर रहे हैं, सबसे बाहर वाला कोश, जिसको हिंदी में कहते हैं सबसे बाहर वाला कोश। ओके, ये सब हम जब एस ब्लॉक में पहुंचेंगे ना, वहां डिस्कस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, वरीड ना होइए, अभी इस चैप्टर में ये चीजें अभी नहीं। एक एमसीक्यू है आपके लिए, नॉर्मल एलिमेंट्स कौन होते हैं। हाँ जी सर। पोर्टल में ठीक है, फाइनल हो गया। ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल यूज करते हैं, रिमेंबर इट। आई थिंक फाइनल रब कर रहा हूँ उसको। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक नाम और होता है, आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन, संक्रमण तत्व। देखो इनके बारे में क्या स्पेशल है। पहली बात तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, डी सबशेल। अभी को लिखेगा नहीं, ये अंडरस्टूड है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, ठीक है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आता है, डी उपकोष में आता है। एक साथ कॉपी करेंगे। डी ब्लॉक के बारे में स्पेशल क्या है, कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के 10 ग्रुप से मिलकर बना होता है, 10 वर्गों के मिलने से बना होता है। और ये कहां से कहां तक होते हैं, 3 से लेके 12, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। 10 ग्रुप आने के पीछे रीजन है, D1 D2 D3 D4 D10, 10 बात हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो रियलाइज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, देखो बहुत सरप्राइज है अपने आप में ना। इनके ना आखिरी में 2 सबशेल आते हैं, एक NS, एक N-1D। देखिए सुनिएगा, जो NS है वो तो 0 से लेके 2 कुछ भी हो सकता है, और ये 1 to 10। देखो देखो सुन लो, एक बहुत सरप्राइज बात हो रही है यहाँ पर। एक तो सरप्राइज बात ये हो रही है कि लास्ट के 2 शेल का पार्टिसिपेशन है। देखो आप, देखो लास्ट के 2 शेल, आउटर मोस्ट भी पेनल्टीमेट भी। मैंने पहले ही कहा था ये नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं है। अब SN-P की बात नहीं हो रही। और एक अजीब बात ये हो रही है, 0 से 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन है। याद है वो अपने आप को हाफ फिल्ड करना, फुल फिल्ड करना, वो सारे केसेस यहीं पे आते हैं। और आपको सुन के अजीब लगेगा, 0 भी हो सकता है। 0 वाला एक ही एलिमेंट है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसको अच्छे से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आखिरी के 2 शेल यूज कर रहे हैं, आखिरी के 2 शेल। ये कैपेबिलिटीज सबके अंदर नहीं है। SN-P वाला तो एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं, तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब एक साथ कॉपी करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये एलिमेंट्स अपनी वेरिएबल वैलेंसी के लिए फेमस है।
वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्ती संयोजकता है, ये हम पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। इसलिए अगर आया तो चांसेस को अच्छे से करेंगे। इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, और फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, इनके ज्यादातर कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, कलर। ये सब चीजें बहुत डिटेल में कराएंगे, अभी तो सिर्फ हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे हैं, समझ लो। हमारा मेन एम ये बताना है, और इवन जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसके ऊपर और भी लेक्चर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो इतना सा पार्ट कॉपी करिएगा। किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप प्लीज नोट करिए, वो स्टैंड में रजिस्टर करिए फटाफट। ये बात अच्छी आती है, लेकिन आप लोग याद नहीं कर देते। ठीक है, तो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, नो इशू एट ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सरप्राइज, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कलर्ड कंपाउंड्स। ओके, दैट डिसाइडेड, या फाइनल है ये, नथिंग स्पेशल, ये भी हो गया। और इन सब बातों को बहुत डिटेल में देखना है, आप बिल्कुल वरीड ना होइए। पूरे पूरे चैप्टर्स आपके सिलेबस में, तो वहां हो जाएगा सब चीजें। ठीक है, लास्ट के दो शैल यूज करना इनकी कैपेबिलिटी है। देखिए, एक स्पेशलिटी है इनकी ये। आपको ट्रांजिशन का भी एक्चुअल मीनिंग बताएंगे। फिर ये इनके अंदर सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं होते, इसके भी डिबेट होगी, लेकिन जब प्रॉपर चैप्टर में हम पहुंचेंगे। गोइंग टू स्टार्ट, ओके, सो रब करूं। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो एक बार श्योर है, दियर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल, दियर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल, ये तो कंफर्म है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है, इसे बोलते हैं एफ कोश, एफ सबशेल। ठीक है, ध्यान दीजिए, बात मत करिएगा। आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आपको ये प्रॉपर बता देंगे जब एफ ब्लॉक में पहुंचेंगे। आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कभी आपने टेबल में देखा हो ना, तो इनकी जो पोजीशन है वो ट्रांजिशन के अंदर है। सो नेम इज केप्ट इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर ना। एक साथ कॉपी करते, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ये तत्वों के दो श्रेणियों के मिलने से बने होते हैं। ऐसा बात मत करिए प्लीज। टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, एक को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, एंड वन इज कॉल्ड एक्टिनोइड्स। ठीक है, दो सीरीज बनती है, एक लेंथेनॉइड्स एक एक्टिनोइड्स। तो दो सीरीज का पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहेगा। एक इंटरेस्टिंग बात, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सरप्राइज है, देखो आपको देख के भी लगेगा। देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में ना, लास्ट के तीन शेल का पार्टिसिपेशन, दैट इज टोटली सरप्राइज। लास्ट के तीन शेल प्रॉपर आपको लर्न करना सिखा देंगे, कैसे लर्न करते हैं, ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये वो चैप्टर्स पढ़ने के बाद आता है। देखो, NS2, N-1 D0 to 1, और N-2 F 1 to 40। देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी। अगर अभी आपको लर्न भी करना पड़े तो बिल्कुल डरने की बात नहीं, वहां तो बहुत डिटेल में आए, आपको रियलाइज करवा देंगे 0 to 1 क्यों होता है, 1 to 14 क्यों होता है, NS2 क्यों होता है। अभी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये आती है, देखो अगर आप ध्यान से देखें, लास्ट के तीन शेल का पार्टिसिपेशन, ये टोटली सरप्राइज है। N-1 और N-2। तो अभी बिल्कुल डरिए नहीं, थोड़ा सा अगर आप मेमोराइज भी कर लेना, वहां बहुत डिटेल आपको मिलने वाली। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, ये भी कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं ना, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ओके, नोट कर लें। अब हमने ऑलमोस्ट हर ब्लॉक के बारे में देख लिया, एक समरी बना ली। हमारा टॉपिक का मेन पर्पस यही था, हर एक के बारे में एक संक्षिप्त हम स्टडी कर लें।
इतना ही था इसमें ना। तो इस चैप्टर में एक स्टेज पूरी होती है। इस चैप्टर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है जो सबसे क्रूशियल, जहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, हम इसको करेंगे स्टार्ट। देखो लीव को प्रॉपर यूज करें तो बहुत इजी होता है, लेकिन ज्यादा चीजें ऐसी सारी है, गड़बड़ जाता है ऐसे। Last rectangle enters in F subshell also inner transition elements consist of two series of elements, length nodes, actinodes, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये सब बिल्कुल टिप्स पे कर देंगे, बट जब वहां पर्टिकुलरली पहुंचेंगे एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो हमने हर ब्लॉक का एक ब्रीफ देख लिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स फिनिश। डिसाइडेड। तो इस चैप्टर में नेक्स्ट स्टेज पूरी होती है, समझो हाफ पार्ट समझो हमारा कंप्लीटेड है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Okay, students, the next important heading is on. चलिए ओके, आपकी टेंशन है ना, डन। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन, दिस चैप्टर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब हम बात करेंगे अबाउट पीरियोडिसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्तता। बात नहीं करनी किसी को, प्लीज नोट करिए, द वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हिंदी बोलते हैं इसको, हिंदी में आवर्तता। चलिए देखो पीरियोडिसिटी क्या होती है। क्यों, जैसे हमको पता है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, अब लिखना हमारा बंद कर देना, बाद में कॉपी करके पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। देखो जो ये टेबल है ना हमारे पास, जैसे मैंने लास्ट टाइम बना के दिखाया भी था ऐसे। देखो ये जो टेबल है ना, ये कोई ऑर्डिनरी टेबल नहीं है, ये कोई सिंपल टेबल नहीं है। इस टेबल में ना एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो जरा सामान है क्या इंटरेस्टिंग है। इसमें ना पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्तता। Excuse me. हाँ जी सर, नमस्कार। बढ़ गया रुपये से। मैं आ रहा हूँ सर, अभी इसके लेके आ रहा हूँ। आए स्टूडेंट्स आ गए, तो वहां में से लेके आ रहा हूँ। टॉपिक इज ऑफ पीरियोडिसिटी। देखो इस टेबल में एक चीज इंटरेस्टिंग है, इसमें ना पीरियोडिसिटी होती है, जिसको हिंदी में आवर्तता कहते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन इंटरवल। देखो इसका मतलब समझिए। देखो जैसे हमें टेबल स्टडी कर, इमेजिंग करो यहाँ पे एक एलिमेंट बैठा है, लाइक सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम। ठीक है, आपने सोडियम से स्टडी करना शुरू किया और आप ना लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ऐसे लेफ्ट टू राइट। आप एक चीज महसूस करोगे, सोडियम ना बहुत बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है सोडियम। आप लेफ्ट टू राइट गए, साइज घटता रहा, घटता रहा, घटता रहा, यहां तक साइज घटता रहा। जैसे ही आप यहाँ आए, एकदम साइज क्या हो गया, फिर बड़ा हो गया। देखो साइज फिर बड़ा हो गया। जैसे ही आप एक इंटरवल के बाद यहाँ पहुंचोगे ना, साइज फिर बड़ा हो गया। फिर आप इधर गए, साइज घटता रहा, घटता रहा, घटता रहा। जैसे ही आप यहाँ आए, साइज फिर बड़ा हो गया। आप एक चीज महसूस करो, एक इंटरवल के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन हो रहा है। एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन, गुण बार बार वही आते जा रहे हैं। सपोज करो लाइक, जैसे और केस भी देख लेते हैं, मान लेते हैं एक टर्म होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने इधर से पढ़ना शुरू किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा लो होती है, ऐसे बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती, यहां तक बढ़ती रही। जैसे आप शुरू में आए, फिर लो हो गई, फिर कम हो गई, फिर ऐसे बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, फिर शुरू में आए, फिर कम हो गई। कहने का मतलब क्या, देखो और आप ध्यान से सेंटेंस को देखें, वैसे भी ना पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक का मतलब यही होता है। पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है। तो ये ना यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन है। वैसे गुण दोबारा से जाते हैं,
लेकिन एक इंटरवल के लिए। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और ये हमारी जो टेबल है ना, ये इसकी स्पेशलिटी है। ये टेबल कोई ऑर्डिनरी टेबल नहीं है। ये एलिमेंट को डिस्कवर किया और रख दिया। उसको इतना सिस्टम से डिजाइन किया हुआ है, इतना सिस्टम से रखा गया है कि आपको प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन मिलेगा। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। अवर टेबल इन्वॉल्व्स पीरियोडिसिटी। उसमें पीरियोडिसिटी, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। ओके, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा। अब इसके पीछे कॉज भी है। ऐसा क्यों? इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। इट इज ड्यू टू, ये सर्शन रीजन बनता है आपका, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जरा ध्यान देना, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा सोडियम होता है, इसके लास्ट में 3s1 आता है। आप इधर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जैसे ही पोटेशियम पे आए ना, उसके लास्ट में क्या आता है? 4s। फिर इधर जाते रहे, रुपीडियम आया, इसके लास्ट में क्या आता है? देखो देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज को रिपीट कर, ये कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का है। ये जो विन्यास एक जैसा आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज को एक जैसा कर देता है। ऐसा कहीं भी हो सकता है। अब जैसे हेलोजेंस है, आपको हेलोजेंस के अंदर भी ऐसे मिलेगा, क्योंकि इसके लास्ट में आता है 2s2 2p5। तो लास्ट में क्या आता है? 3s2 3p5, 4s2 4p5। ऐसे ना सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक जैसा विन्यास। जैसी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आया, प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होगा। तो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो हमारी टेबल है ना, ये ऑर्डिनरी टेबल नहीं। आपका बड़ा अच्छा असर्शन रीजन बनता है। देखो, वो इसके ऊपर ना असर्शन रीजन आपसे डिस्कस करवाएंगे। वो पहले प्रियोडिसिटी को खुद डिफाइन कर देंगे, फिर उसका रीजन आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो रीजन बड़ा सिंपल है, ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, एक जैसा विन्यास होने की वजह से। बोलो, क्लियर हो गया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है नोट कर लो उसको फटाफट। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। That's fine. सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है बच्चों, नोट कर ली? गर्ल्स बॉयज सबने नोट कर ली? ठीक है, डन। ओके, फिनिश। अब देखो ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। दीज प्रॉपर्टीज आर, दीज प्रॉपर्टीज आर एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, एक्सेट्रा। देखो इन सबके बारे में 1 बाय 1 पढ़ना होगा, फिर जाके चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये जो प्रॉपर्टीज है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, ये सब डिटेल पढ़नी होगी हमें। नोट कर लें सब। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर लिख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन सबको एक 1 बाय 1 कराते हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यही चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो ये किसी को नहीं आएगी तो पूरी लॉजिक नहीं आने वाली। दैट्स व्हाई सबको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, लास्ट वन इज मेटालिक करेक्टर। और इन सबके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करना है। ठीक है, तो दीज प्रॉपर्टीज आर, बच्चे बातें नहीं बिल्कुल भी, नोट करिए, बॉयज बोलो मत, गर्ल्स साइड ही।
ठीक है, तो इन सबके बारे में वन बाय वन देखना होगा हमें। ओके स्टूडेंट्स, डन। तेरे क्लियर हो गया आई सो? बताओ कौन सा नहीं आया समझ? सिक्स वन, मेटालिक करेक्टर, मेटालिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अभी सबको समझा देंगे ना वन बाय वन, सबको डेफिनेशन आती चली जाएंगी। चलिए करें स्टार्ट। पहला पॉइंट एटॉमिक साइज। ओके, अब कर रहा हूं मैं इसको। एटॉमिक साइज जिसके कहते हैं परमाणु का आकार। साइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रेडियस। साइज का मतलब यहाँ पे किससे है? रेडियस से। हाँ, इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस एक ही मतलब होता है। चलिए अटेंशन पे करनी देखिए। अब हम किसी एटम के साइज की बात कर रहे हैं। एटम की शेप होती है स्फेरिकल, ऐसे होता है एटम। तो हमें रेडियस निकालनी होती है, इस रेडियस को ही हम साइज कहेंगे। एटॉमिक साइज का मतलब है एटम की रेडियस निकालना, त्रिज्या निकालना। अब सुनिएगा, देखिए आपको ये रेडियस निकालनी है। अब एक प्रॉब्लम पता क्या आती है? देखो अब एक लाइन बोलूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी हो। देखिए प्रैक्टिकली इट इज नॉट इजियर टू कैलकुलेट रेडियस। कहना बड़ा आसान है कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। देखो ये रेडियस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। देखो पहले इसको समझना क्यों, ये असर्शन रीजन बनेगा। देखो ये जैसे मैंने एटम बनाया ना, दिस नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। देखो सब सुन लें यहाँ पर, जैसे मैंने एक बाउंड्री दिखा दी, साफ दिख रहा है बाउंड्री बनी हुई है, ऐसा प्रैक्टिकली होगा ही नहीं। ये सिचुएशन बहुत ब्लर होती है, ब्लर, है ना? देखो सब समझना, एटम की जो शेप होती है ना, ऐसे नहीं होती कि परफेक्ट स्फेरिकल है। उसकी बाउंड्री आपको ना ब्लर मिलेगी, ऐसे मिलेगी। देखो अब ये ब्लर सिचुएशन है। अब ये डिस्टेंस हम यहां से कैसे एग्जैक्टली निकाल दें? इसमें तो एरर आने के पूरे पूरे चांस है। तो दिस अ मेन प्रॉब्लम, इसको निकालना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे कॉज है, एज एटम हैज नो शार्प बाउंड्री। शार्प क्या दो, वेल डिफाइन कर दो, एज यू लाइक बाउंड्री। उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, तो क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देगी। एक ब्लर सिचुएशन है, तो ब्लर में तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल है। बोलो क्लियर हुआ सब? इट्स ओके ना? एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। सोच के देखो, मान लो आपने कोई लैंड परचेज की, कोई जमीन खरीदी, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, तो आप समझा ही नहीं पाओगे हमारी जमीन कहां से कहां तक। आपको उसकी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, उसकी दीवार बना दो, फिर आप कह सकते हो जितना भी दिख रहा है सारा हमारा पोर्शन। दिस अ मेन प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं, कोई ना शार्प बाउंड्री नहीं, इसलिए इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। नोट करो, ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छे से आना चाहिए, कोई इसमें कंफ्यूजन ना। एज एटम हैज नो ब्रैकेट वेल डिफाइंड बाउंड्री। आगे बढ़,
एटम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। एटम में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, तो कैसे रेडियस कैलकुलेट करें? इट्स नॉट इजियर। ठीक है, आसान नहीं होता ये सर्टेन रीजन बन रहे हैं। देखो आपके ना, इस सब कॉम्पिटिशंस में आएंगे, अफसर राइज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है फिर रेडियस कैसे निकालें। देखो हम उसके लिए अब क्या अप्रोच लगाते हैं, हटाए इसको। देखो हम क्या करते हैं, देखो हम एटम को लेते ही नहीं, हम जानबूझ के उसका मोलिक्यूल लेते हैं, अणु। जैसे मुझसे किसी ने बोला अभी हाइड्रोजन की रेडियस निकाल के दिखाओ, मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन राइज किया, एटॉमिक रेडियस निकाल के दिखाओ हाइड्रोजन की। तो मैं हाइड्रोजन का एटम नहीं लूंगा, उसका मोलिक्यूल लूंगा, H2। पता क्या होगा, जो H2 होता है वो ऐसे होता है। देखो मैंने मोलिक्यूल ले लिया, तो उसमें दो एटम है, वो जुड़े हुए हैं ऐसे। ये डिस्टेंस में कैलकुलेट कर लूंगा। इसे निकालने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स है, ये हम निकाल लेंगे। इसका नाम होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका हिंदी नाम होता है अंतर नाभिकीय दूरी। और इसको निकाल के हाफ कर देंगे, इसको निकाल के हाफ कर दिया हम। द डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। देखो ये परमाणु की त्रिज्या आएगा, सबको समझ। देखो सीधा सा फंडा है, हमने बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाया। वो ब्लर सिचुएशन है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं रहे। हम तो ये डिस्टेंस मैनेज कर लेंगे, और जैसे ये डिस्टेंस आएगा उसका हाफ करना है, और सीधा हमारे पास रेडियस आ गई। ऐसे हम किसी की भी रेडियस निकाल सकते हैं। ये अप्रोच होती है। बोलो सबको आगे सुनो, ये जनरल प्रिंसिपल बन गया। एक जनरल प्रिंसिपल बन गया कि जब भी रेडियस निकालनी होगी, एटम मत लेना, उसका मोलिक्यूल लेना, उसका अणु लेना, और हाफ कर देना ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एक बार आप भी शो कर सकते हो ऐसे। एक जनरल परसेप्शन है, जनरल फंडा है कि रेडियस निकालने के लिए हाफ करना होता है ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो ये मैंने रेडियस को समझो डिफाइन भी कर दिया, उसकी परिभाषा बना दी। जस्ट हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज जस्ट हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये भी सिंपल है, कुछ खास नहीं। चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, इसको इंटरेस्ट लगे करेंगे आप। और इंपॉर्टेंट बहुत है, तो ये आगे सारी केमिस्ट्री इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके बच्चों, क्लियर? चलिए, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतर नाप की दूरी का आधा करना होता है। दैट्स ऑल। अगले स्टेप पे आए। ओके, डन। अब देखिए रेडियस के टाइप्स होते हैं। देखो बच्चों, रेडियस के टाइप्स, इसके प्रकार होते हैं, प्रकार। जैसे एक रेडियस होती है कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट सहसंयोजी त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस। एक होती है आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। एक मेटालिक रेडियस, ओके। और एक होती है वेंडरवॉल्स रेडियस, उसको बोलते हैं वेंडरवॉल्स रेडियस, वेंडरवॉल। चार प्रकार की रेडियस है, फोर टाइप्स है हमारे पास, कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक एंड वेंडरवॉल्स। कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक एंड वेंडरवॉल्स। देखो इन चारों के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। इस रेडियस को कहां कैलकुलेट करना होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब देखना हो। चलिए बच्चे करें स्टार्ट। ओके, तो पे अटेंशन हो। ओके, डन। फर्स्ट केस कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट सहसंयोजी। ठीक है, अब देखो, बस इसको लिखकर छोड़ दीजिए और यहां टेंशन पे करिएगा। देखिए कोवलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं। देखिए कोवलेंट रेडियस तब निकालेंगे जब वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी को भी देख लो आप, सबके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। हर एक के अंदर यही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो बच्चों, एक बहुत क्रूशियल बात। देखो अब हाइड्रोजन का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, इसके एटम क्या जुड़े हुए होते हैं। आपको थोड़ा देख के सरप्राइज भी लगेगा। ये हाइड्रोजन का एक एटम है और ये दूसरा एटम है। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने चीज नोटिस करी, ये पार्ट थोड़ा सा कॉमन हो गया, एक दूसरे के ऊपर चले गए।
ओवरलैप करना बोलते हैं इसको, ओवरलैप करना। ये होता है बिकॉज ये बॉन्ड कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको हर बार ये ऐसे मिलेगा। अगर ये हाइड्रोजन वाला केस है तो ऑक्सीजन वाला केस भी ऐसे ही है, कुछ पार्ट कॉमन हो गया, देखो आप, हर बार ऐसे होगा। इसका इंपैक्ट ये होता है, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल के हाफ करता हूं, रेडियस तो आ गई, बट दैट रेडियस इज बट दैट रेडियस इज लेस देन एक्सपेक्टेड। जो हम सोचते हैं ना, उससे कम इसकी वैल्यू आएगी, उससे कम वैल्यू आएगी। उसके कम आने के पीछे रीजन है आपस में ओवरलैप कर जाना, लेस देन एक्सपेक्टेड। क्यों? बिकॉज बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, एटम थोड़ा सा ओवरलैप कर गए। अब जब ओवरलैप करेंगे तो ये डिस्टेंस निकाल के हाफ करेंगे, तो वैल्यू तो पहले से एक्सपेक्टेशन से कम आएगी ही आएगी। आ रहा है सबको समझ? देखो, समझो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, डजंट मैटर एरर हो रही है, लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते। सबके साथ ऐसे ही होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब रेडियस एक्सपेक्टेशन से कम आती है, और एक्सपेक्टेशन से कम आने के पीछे रीजन है बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना। सब अच्छे एग्री हो गए? नोट करिए इसको फटाफट, फास्ट। अपने आप करेगा वो ओके। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। डिसाइडेड। रेडियस कैसी आ रही है? एक्सपेक्टेशन से कम, लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, रिमेंबर ये। तो लेस देन एक्सपेक्टेड के पीछे कॉज है बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना। सब यहां से असर्शन रीजन बन रहे हैं आपके लिए। आज के लेक्चर में असर्शन रीजन ही हैं सारे के साथ। चलिए, ओके स्टूडेंट, डन हो गया आई थिंक सो। इट्स ओके, फिनिश। अब कर दूं? द नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, सोच के बताओ, क्या आयनिक रेडियस को ऐसे निकाल सकते हैं? थिंक। मेरे पास एक मोलिक्यूल है, लाइक पोटेशियम आयोडाइड। मे बी पोटेशियम आयन ऐसा हो और आयोडाइड ऐसा हो, क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल के आधा कर दूं? चलेगा? इम्पॉसिबल। दोनों के साइजेस अलग अलग हैं। देखो सुन लो, आयनिक रेडियस इस फंडामेंटल से नहीं निकलती। ये जो डेफिनेशन है ना कि हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आयनिक रेडियस में नहीं चलेगा। तो इस बात को स्पेशली लिखो, जैसा इंपॉर्टेंट लाइन, आयनिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आयनिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द अबव मैनर। आयनिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द अबव मैनर। जो ऊपर वाला तरीका था हमारा, गोली चलेगा यहां पर। आयनिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द अबव मैनर। इज इट क्लियर? जो ऊपर वाला मेथड है वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी कोई चांसेस ही नहीं है, कोई होप ही नहीं है। उसके पीछे कॉज है, एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, कैसे करेंगे? हाफ कर दें, हाफ वाला फंडामेंटल चलेगा ही नहीं। दैट्स फिनिश। नेक्स्ट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। मेटालिक। अब देखिए, मेटालिक रेडियस कहां निकालते हैं? जहां मेटल्स होती है, सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर। अब ये सब क्या है? ये मेटल्स है। इनमें एटम जुड़े होते हैं थ्रू मेटालिक रेडियस। थ्रू मेटालिक रेडियस। एक मिनट रुकेंगे। मान लो मेरे पास मैग्नीज का क्रिस्टल है, तो मैग्नीज के दो एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। बस मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके हाफ कर दूंगा। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये एक्सपेक्टेशन से कम आएगी, बिकॉज ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। गॉट इट? वो तो बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग था, एटम आपस में ओवरलैप कर गए। एक तो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
इसमें नो डाउट एटम ने बॉन्डिंग कर रखी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ओवरलैप कर गया। तो इसमें सीधा फंडा लगाना है, जस्ट हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एटम, just half of internuclear distance. Nothing special. Just half of internuclear distance. It was a metallic radius. It was a metallic radius. Okay, that's finished. तो कोवलेंट हो गया, आयनिक हो गया, मेटालिक हो गया। अच्छा क्लियर हो गया? आई थिंक सो। जब भी कोई मेटल होगी ना, आप ऐसी रेडियस निकालिएगा, कोई मेटालिक रेडियस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, कुछ भी हो सकता है, एनी मेटल इज पॉसिबल। और इसमें वो रिस्क ही नहीं है कि एक्सपेक्टेशन से कम आ रही है। इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज वैन डर वाल्स रेडियस। दिस वन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो वैन डर वाल्स रेडियस का प्रिंसिपल क्या होता है? वैन डर वाल, आपने कभी सुना है वैन डर वाल फोर्स? कहां होती है वैन डर वाल फोर्स? मॉलिक्यूल्स के बीच में। देखिए सुनिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। देखो सब बच्चे सुन लें, वैन डर वाल इंटरेक्शन ना मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स अणुओं के बीच में। देखो इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरेक्शन है ना, इसका नाम क्या है? वैन डर वाल इंटरेक्शन। इसका नाम होता है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। इसको वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स भी कह सकते हो इसको आप। इस फोर्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। आई थिंक क्लियर। अगर इस बार आपने ये डिस्टेंस निकाल के हाफ किया, तो जो रेडियस आएगी इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। उसको वैन डर वाल्स रेडियस कहना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज व्हाट है, इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। देखो सुन ले, ये उम्मीद से ज्यादा आती है। एज एज इंटरेक्शन इज वीक, ये इंटरेक्शन बहुत पावरफुल नहीं होता ना, एज इंटरेक्शन इज वीक। जैसे कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग था, इस टाइम इंटरेक्शन वीक है, सम गैप इज मेंटेन है, कुछ गैप मेंटेन है। अगर आपने डिस्टेंस निकाल के हाफ किया, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। बोलो सबको क्लियर हो गया? ओके, ये तब निकालनी है जब मॉलिक्यूल्स के बीच की बात करी जाएगी। देखो ये नहीं हो रहा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा हो रहा है। और एक बात इंटरेस्टिंग है, द वैन डर वाल्स रेडियस इज मोर देन मेटालिक, मोर देन कोवलेंट। ये ऑर्डर नोट करने, इट्स ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या द वैन डर वाल मोर देन मेटालिक, मोर देन कोवलेंट। इट इज क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको नेक्स्ट क्लास में कर रहा है, हम आज के लिए इतने कर पाएंगे, बाकी फिर कल देखते हैं। आप जाके इसको अप्लाई करिए सब लोग, इतना सारा होमवर्क करने के लिए है। पीछे का मैंने कहा था मैनलिफ टेबल को पढ़ना, कब पढ़ा? कुछ किया आपने कल? सही बॉयज बताओ, कुछ सही सही किया नहीं किया? बताओ, आपके टाइम ही नहीं होता। आपने तो कसम खाई हुई ना, कमिटमेंट कर रखा है आपने कि पढ़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो